नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. This is section 45 BNSS. It was section 48 CRPC और ये बहुत आसान है, लेकिन इस सेक्शन से प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए। परसूट का मतलब होता है, हिंदी में होता है पीछा करना। परसूट किसका कर रहे हैं आप? परसूट ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स का मतलब अधिक अपराधियों का पीछा करना। इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस, अन्य प्राधिकारियों में। इट मीन्स एक व्यक्ति भागता जा रहा है, दिल्ली में अरेस्ट होना था, दिल्ली से आकर यूपी में एंट्री कर गया, हरियाणा में एंट्री कर गया, उस रेफरेंस से व्हाट इज द रूल? एनी पुलिस ऑफिसर, दिस इज पुलिस ऑफिसर में, फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India को, एनी प्लेस इन इंडिया को भाई हाईलाइट कर लीजिए और ऐसे अपने हृदय में जमा उसको जगह दे दीजिए कि जैसे श्री हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्र को दे रखी थी। बस एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया। मेरी बात याद रखोगे, केवल इसी शब्द से क्वेश्चन मिलेगा कि वो कहाँ कहाँ भागा पीछा कर सकता है। तो भारत में किसी भी जगह जाकर के उसका पीछा किया जा सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दैट। ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 45 BNSS में लिखी है और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आपके इसमें। कैन यू डू इट? कर लेंगे आप लोग? नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। तो अगेन 49 था ये आपका, दिस वाज सेक्शन 49 CRPC और ये है आपका 46 BNSS, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा हेडिंग से, इतना ही क्वेश्चन दिया गया था, इतना ही आता है बस, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। द पर्सन, पढ़ लीजिए एक बार, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। तो दिस सेक्शन गाइड्स द पुलिस ऑफिसर कि एक व्यक्ति को पर कितने रेस्ट्रेंट लगानी चाहिए, उस पर कितनी रोक लगानी चाहिए। तो उतनी ही रोक लगानी चाहिए जितने की आवश्यक हो उसे भागने से बचाने के लिए। इट मीन्स अगर कोई हल्का पतला दुबला व्यक्ति है, कोई डेंजर नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि पैरों में भी बेड़ियाँ डाल दीजिए, हाथ में हथकड़ियाँ और गले में भी एक लोहे का कुछ डाल दीजिए, इस तरीके से। तो इसीलिए गाइड करते हैं नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। इसमें बहुत कुछ समझाने का है नहीं, इतना कर लेंगे प्रीलिम्स में काम हो जाएगा आपका। सेक्शन 46 हेडिंग को याद रखेंगे, नंबर याद रखेंगे, प्रीलिम्स में आ जाएगा क्वेश्चन आपसे यहाँ से। नाउ कम टू 47। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सेक्शन 47 BNSS, it was section 50 CRPC. Very important for your prelims, very important for your mains. Again, why? Because this talks about the right of the person arrested. इससे पहले भी कुछ सेक्शंस आ चुके हैं जिससे मैंने आपको बताया था कि रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द अक्यूज पर्सन, राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। तो एक कंप्लीट मेंस का क्वेश्चन बनता है, कहीं से और करने की जरूरत नहीं है कि सिंपली आप बेयर एक्ट्स के प्रोविजन रट के भी मेंस का आंसर लिख के आते हैं। कई बार जो स्टूडेंट जब बाद में वीडियोस देखते हैं, रिकॉर्डिंग से काम चलाते हैं अपना, वो उनके क्वेश्चन आते हैं कि सर ने बहुत कम पढ़ाया है या केस लॉ नहीं कराएं। अरे भैया, इसको इतने को करके तो देख लो एक बार, इतना करके लिख करके देख लीजिए, इससे जज बन जाओगे। मल्टीपल टाइम समझा चुका हूँ आपको मैं। राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन को रट लीजिए बस। क्या क्या है ये रहा आपके सामने। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल फोर्थ को हाईलाइट कीजिए, कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज अरेस्टेड, नंबर 1, और अदर ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। ये उसको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, ये सेक्शन 47 BNSS में जो राइट है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड, जो अरेस्टेड व्यक्ति को, ये पर्सन अरेस्टेड है,
जो व्यक्ति अब गिरफ्तार हो चुका है, जो व्यक्ति अब गिरफ्तार हो चुका है उसको क्या इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया है, और राइट टू बेल, वो बेल लेने का उसको अधिकार है, रिगार्डिंग द बेल उसको अपडेट करना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे ये पूछेंगे कि कौन कौन से अधिकार या ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन का राइट कौन से सेक्शन में दिया गया है, राइट ऑफ बेल के बारे में इन्फॉर्म करने का राइट कौन से सेक्शन में दिया गया है, इस तरीके से पूछेंगे। तो ये सब क्लॉज 1 है, 47 की क्लॉज 1 है, ये कहती है कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसको कम्युनिकेट किया जाएगा क्या, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड, कि आपने क्या अपराध किया है जिसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या तो ऑफेंस के बारे में बताएंगे। ओके, सपोज कीजिए ही इज़ नॉट अरेस्टेड एज एन एक्यूज्ड, देन अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी की जो अन्य आधार हो सकते हैं वो बताएंगे। भाई या तो ये बताओगे कि आपने ये अपराध किया इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं आप, या फिर आप क्या बताओगे कि बिकॉज यू डिड दिस, आपको हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, आपने वारंट की अवहेलना की है, आपके कोर्ट की तौहीन की है, व्हाटएवर जो ऑफेंसिव कैटेगरी में नहीं आ रहा है लेकिन आपको अरेस्ट करना जरूरी है अभी है, तो ये सब बताएंगे आप। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, आता रेयरली अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना कहाँ से है, कम्युनिकेशन कब होगी? ऑप्शन ए विद इन 24 आवर्स, ऑप्शन बी विद इन 7 days, ब्ला ब्ला ब्ला। आंसर इज फोर्थ विद, ही शैल फोर्थ विद कम्युनिकेट टू हिम, जैसे ही अरेस्ट करोगे तुरंत उसको बताओगे। इसमें एवरी पुलिस, ये किसकी ड्यूटी है? एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट, जो व्यक्ति, जो पुलिस ऑफिसर विदाउट अरेस्ट उसको वारंट कर रहा, विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है वो, क्योंकि जब वारंट में करते हैं ना, वारंट में सब कुछ लिखा होता है, तो वाई, इसलिए इन्होंने कहा कि विदाउट वारंट जो अरेस्ट कर रहे हैं उसकी ड्यूटी बना दी गई यहाँ पे। नंबर 2 पर आ जाइए, वेयर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, पढ़ लेते हैं। वेयर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है विदाउट वारंट करता है, कौन सा व्यक्ति है? अदर देन ए पर्सन एक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। कितना लैंग्वेज में स्मार्टनेस दिखाते हैं ये। हु इज द पर्सन अरेस्टेड? हु इज द पर्सन अरेस्टेड? हाँ, यही तो बात मैं कहलवाना चाह रहा था आपसे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो व्यक्ति है, अब देखिए ज़्यादा सही लगेगा, है ना, पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये कौन कौन व्यक्ति हो सकता है? ये हो सकता है एक्यूज ऑफ बेलेबल ऑफेंस, जिसका जिक्र माननीय बांसुरी मैडम ने किया। माननीय, निया बोलेंगे ना, माननीय नहीं, माननीय बोलोगे, है ना हिंदी में। एक्यूज ऑफ बेलेबल ऑफेंस। क्या और भी कोई व्यक्ति हो सकता है? ही कैन बी ए पर्सन एनी अदर वे एज वेल, अदर कैटेगरी भी कोई और भी कैटेगरी हो सकती है। तो उन्होंने एक्सक्लूड किसको किया है? जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का नहीं हो, बस वो, बाकी सब। तो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस। कौन कौन से हो सकते हैं? एक पर्सन वो हो सकता है जिसके विरुद्ध सेक्शन 106 से लेकर के 1110 CRPC में बॉन्ड लिया गया हो, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स फॉर कीपिंग पीस एंड सिक्योरिटी इनिशिएट की गई हो। ये CRPC की बात करें, करस्पॉन्डिंग हम बिनेसेस में देख लेना आप ये, ठीक है। तो ही मे बी एनी पर्सन, बट श्योरली he is not the person who upon whom allegation is of non bailable offense। देखो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको टेक्निकली उतना साउंड कर दूं कि आपको समझ में आए कि एक एक शब्द को कैसे फोकस करना चाहिए, नहीं अदरवाइज क्या करते, जैसे अभी बांसुरी तपाक से कहा कि सर हु इज अक्यूज ऑफ बेलेबल ऑफेंस, लेकिन वो अधूरा था। एक्यूज ऑफ बेलेबल ऑफेंस भी हो सकता है एंड एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, स्कोप उसके लिए भी है। क्योंकि जब हम सेक्शन 436 CRPC पढ़ते हैं
सेक्शन 436 CRPC, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है BNSS में? ये बेल का है, ये देख लेते हैं एक बार भैया। 478 है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हाँ 478, अब ये हो गया BNSS में 478, राइट। तो जरा दर्शन कर लेते हैं 478 में मैं क्यों कर रहा हूँ। अब आप देखो, इन व्हाट केसेस बेल इज टू बी टेकन। यहाँ पे समझने की बात, एक ही फ्रेज समझाना चाहता हूँ, उसी लिए बात चल रही है केवल ये। बेसिकली इट इज़ ये जो बेल के प्रोविजंस है ना, प्रोविजंस एज टू बेल, ये चैप्टर आपका 35 है, ये है ना, चैप्टर 35। इट इज विद रिगार्ड टू प्रोविजंस एज टू बेल एंड, तो पूरा चैप्टर बेल पर आधारित है ये। अब इसमें 478 और इसी के साथ इसमें सेक्शन है, एक सेक्शन हो गया 478 और फिर है आपका 480। देख रहे हैं आप लोग, 480 में क्या, व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। 480 में क्या क्या है, बेल किसमें, नॉन, इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। 470 फिर सेक्शन 480 तो उन सिचुएशन को डील करता है जहां पर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल के प्रोविजंस हैं। तो बेलेबल के लिए कौन सा है, तो जनरली हर एक स्टूडेंट ऐसे समझता है, चाहे वो 436 CRPC हो या अब हो गया 478, कि ये बेलेबल के लिए ये हो गया। अब जरा 478 की डेफिनेशन, आप लैंग्वेज पढ़ते हैं। When any person other than a person accused of a known bailable offense is arrested. Are you getting point? सेम इसी यही फ्रेज यूज किया गया है, एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। बोलो हाँ है ना, हाँ। यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है कि ये जो ऑफेंस है, ऑफेंडर है, हो सकता है उसने बेलेबल ऑफेंस किया हो, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस किया हो, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से उसको अरेस्ट की गई हो, सच एज सेक्शन 106 से लेकर जो मैंने कहा 110 के, जिसके खिलाफ जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जैसे एक व्यक्ति वो अरेस्ट किया जा सकता है जिसको कहा पीस कीपिंग के लिए, कीपिंग पीस के लिए बॉन्ड दिया गया, या एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको कहा था कि मेंटेनेंस के अमाउंट दो पत्नी को और वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो ही कैन बी अरेस्टेड। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसलिए एक्सक्लूड किया गया है इसको। तो मैंने आपको इतनी गाथा क्यों कराई, क्योंकि 470 जब आप करें उसको 478 भी पढ़ेंगे तब भी जनरली जो स्टूडेंट हैं वो ये मिस्टेकन रह जाते हैं कि दैट इज रिलेटेड टू बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, जबकि ऐसा नहीं है। बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस तो है ही है, एंड अदर फैक्टर्स में भी है। आई बिलीव अभी क्लैरिफाई हो गया होगा, हमेशा याद रखेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं हम लोग। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब जब ये अरेस्ट हो गया, देन ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शैल है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, कि वो बेल जमानत पर छोड़े जाने के लिए एंटाइटल्ड है, अधिकार रखता है, ठीक है। एंड दैट ही मे अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ, और वो अपने लिए जमानतियों का अरेंज कर सकता है। बोलो यस और नो। तो ये राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल की इंफॉर्मेशन है।
भूल से भी ये मत सोच लेना कि उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन का है। दिस इज ओनली राइट टू इन्फॉर्म, राइट दैट ही कैन बी रिलीज ऑन बेल। किस व्यक्ति को? बस एक व्यक्ति को उठा दीजिए, जो जिस व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो। मैं आपको बता दूं, नॉन पहले भी मैं जब बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन कराई है तब भी मैंने पढ़ाया था। फिर दोबारा बता देता हूँ, जब कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है इसका मतलब ये नहीं है उसकी बेल कभी होगी नहीं, बस कोर्ट का उसके केस में डिस्क्रेशन होता है कि कोर्ट चाहे तो बेल दे सकती है और चाहे तो बेल रिफ्यूज़ कर सकती है। जब बेलेबल ऑफेंस होता है तब फिर एज ए मैटर ऑफ राइट वो बेल क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया हो तो फिर उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाता है। इस अधिकार के बारे में उसको सूचित कर देगा पुलिस ऑफिसर। यस और नो कर लेंगे आप? तो एक में पहले में जो राइट था क्लॉज 1 में था, इंफॉर्मेशन था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की इंफॉर्मेशन, राइट, या ऑफेंस के पर्टिकुलर्स की इंफॉर्मेशन, और सेकंड क्लॉज में इंफॉर्मेशन है राइट टू बी रिलीज ऑन बेल की इंफॉर्मेशन। तो ये 2 राइट हैं एक्यूज पर्सन के जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। कर लेंगे आप लोग बात? ये प्रीलिम्स से पूछेगा आपसे और मेंस का भी पार्ट है। तो मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन सेक्शन 47 में सफिशिएंट है, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। देखिए, इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा। आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस। Thank you very much and share these videos. Thank you.